ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन एंड प्रेवलेंट है, पर्टिकुलरली इन आवर सोसाइटी। जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सोजिश का आ जाना, जोड़ों से आवाज़ों का आना, ये वो अलामात हैं जो कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जिसके साथ प्रेजेंट करते हैं। नी इज़ द लार्जेस्ट वेट बेरिंग जॉइंट इन आवर बॉडी। अगर किसी शख्स का वजन 80 किलो है, अगर उसे बैठ के उठना पड़े तो उसका वजन वो 3 गुना घुटनों पर उसका असर आता है। देयर इज़ नो सच थिंग कि जो उस प्रोसेस को रिवर्स कर सके। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग फ़ोन पे बहुत ज़्यादा या लैपटॉप को छुप कर इस्तेमाल करते हैं एंड दे कीप ऑन डूइंग फॉर आवर्स। इसे हम कहते हैं टेक नेक या टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, एक हफ्ते में से 150 मिनट अपने लिए निकाल के एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाएं। लो बैक के इशूज़ हैं, ये यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा है। जिम में जाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए उन्हें प्रॉपर पोस्चर का ख्याल रखें तो इन इंजरीज से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं डॉक्टर खाकान बंदेशा और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नुमान रज़ा जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। 20 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और आजकल वो इकरा हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। आज उनसे हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और पाकिस्तान में बहुत ही प्रेवलेंट इशू बैक पेन, उसके हवाले से हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, आज हम बात करेंगे थोड़ी ऑर्थोपेडिक के बारे में। सबसे पहले तो लोगों को ये बता देंगे ऑर्थोपेडिक्स जो है वो जो ब्रांच है वो किसके साथ डील करती है? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे ऑन योर शो। ऑर्थोपेडिक्स बेसिकली आम लोगों के लिए समझाने के लिए ये हमारी हड्डी, हमारे जोड़ों और हमारे जो मसल्स हैं उनके मुतल्लिक है। इट्स ऑल अबाउट आवर मोबिलिटी। दिस इज़ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जिसकी वजह से हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और वी आर फंक्शनल, तो हमने जिसकी वजह से हम अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से कर पाते हैं। तो ये ऑर्थोपेडिक्स जो हमारी डेली लाइफ में जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर पाते हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारे लिगामेंट्स हैं, हमारी जॉइंट्स हैं, हमारी बोन्स हैं, ये सब ऑर्थोपेडिक्स की ब्रांच में आती हैं। और पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन के इश्यूज़ हैं, तो ये सब ऑर्थोपेडिक्स की फील्ड के अंदर, उसकी अम्ब्रेला के अंदर ये आते हैं। बिल्कुल ठीक, यानी कि हड्डियों के, जोड़ों के और पट्ठों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं और ये एक स्पेशलिटी है जो कि MBBS के बाद परसू की जाती है। जी जी सर, अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा हमें देखने में क्या आती है डिजीज़ ऐसी जो आपने बहुत देखी हो क्लिनिक में आपके पास आती है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो क्रोनिक कंडीशंस आती हैं जिनमें जॉइंट पेन्स हैं, पर्टिकुलरली जो एल्डरली या मिडिल एज के लोग हैं उनमें जॉइंट पेन्स कॉमन हैं जिनको हम आर्थराइटिस भी कहते हैं। और टू बी मोर स्पेसिफिक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो भी वेट बेरिंग जॉइंट जिसमें सबसे ज़्यादा नी और हिप के ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन इश्यूज़ हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स एल्डरली और मिडिल एज वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। ठीक, और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर पेशेंट्स। राइट, यानी आर्थराइटिस के बहुत पेशेंट्स आते हैं और आर्थराइटिस एक अम्ब्रेला टर्म है जिसकी टाइप्स हैं मज़ीद। जी, आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ की इन्फ्लेमेशन हो जाना या जोड़ की ख़राबी हो जाना। इसकी कई वजूहात हैं जिसमें एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसे हम कहते हैं डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़, जो कि एज की वजह से जोड़ में वियर एंड टियर की वजह से आर्थराइटिस हो जाता है, जिसे हम एजिंग की वजह से भी आर्थराइटिस कहते हैं। दूसरी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, जैसे आपने गैंठिया का नाम सुना होगा, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, उसकी वजह से भी जॉइंट ख़राब हो जाता है, वो भी आर्थराइटिस होता है। बिल्कुल। गाउट एक बीमारी है, उसकी वजह से भी होता है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, उसकी वजह से भी जॉइंट की झिल्ली ख़राब हो जाती है और वो भी जॉइंट को अफेक्ट करती है। तो ये आर्थराइटिस इज़ अ ब्रॉडर टर्म। उसके अंदर जो आता है उसके अंदर सब क्लासिफिकेशंस हैं, तो सब टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि एल्डरली पॉपुलेशन में ज़्यादा है। राइट सर, अगर हम आम आवाम के लिए थोड़ी बात करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली जॉइंट को होता क्या है? पैथोलॉजी अगर आप थोड़ी बता सकें। जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे नाम से ज़ाहिर है, इसे हम डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ या एजिंग की वजह से एक जोड़ जैसे घिस जाता है। बोन के एंड्स पे जोड़ों में एक नरम हड्डी अल्लाह ताला ने बनाई होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जो एक शाइनी नरम हड्डी होती है एंड इट इज़ रफ लेस देन 1 सेंटीमीटर थिक होती है। इट हैज़ स्पेशल फंक्शन। तो वो इतनी नरम हड्डी अल्लाह ताला ने बनाई इसलिए कि वो वेट ट्रांसमिशन में, लोड एब्जॉर्प्शन में और जॉइंट की स्मूथ मूवमेंट में हेल्प आउट करती है। तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उस कार्टिलेज में वियर एंड टियर की वजह से, घिसने की वजह से जॉइंट में ख़राबी आ जाती है,
جس کی وجہ سے کارٹلیج لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے جوائنٹ میں جو خلا جس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ اسپیس کم ہو جاتی ہے, ہڈی کے کونے بڑھ جاتے ہیں اور ہڈی ریئیکٹ کرتی ہے جسے ہم بون ریماڈلنگ کہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہڈی کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے جسے سب کانڈل سکلیروسس کہتے ہیں, اور ایڈوانس سٹیجز پہ ہڈی کی شکل بھی بدل جاتی ہے. اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے گھٹنے ایڈوانس سٹیجز پہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. آسٹریو آرتھرائٹس میں گھٹنے اندر کی طرف ٹرن ہو جاتے ہیں جن سے ہم جینو ویرم کہتے ہیں, اور جو ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے اس میں گھٹنے باہر کی طرف نکل جاتے ہیں جسے ہم جینو ویلگس کہتے ہیں. تو یہ ایک پیتھولوجیکل پروسیس ہے. اس میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی گاڑی کا ٹائر ہے اور وہ ایک چل رہا ہے, ویئر اینڈ ٹیئر اس کے اندر ہو رہا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کی یوزیج ہے, کس جگہ پہ ہے. اب وہ ویئر اینڈ ٹیئر یہ کامنلی ہوتا ہے ویٹ بیئرنگ جوائنٹس میں. نی از دا لارجسٹ ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ان آر باڈی. جب بھی ہم بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں یا سیڑھیاں چڑھتے ہیں, اٹ ہیز ٹو ورک 3 to 4 times آر باڈی ویٹ. اگر کسی شخص کا وزن 80 کلو ہے, اگر اسے بیٹھ کے اٹھنا پڑے تو اس کا وزن وہ 3 گنا گھٹنوں پہ اس کا اثر آتا ہے اس موومنٹ کے لیے. اگر ہم بھاگتے ہیں, جمپ کرتے ہیں یا دوڑتے ہیں تو جوائنٹ ریئیکشن فورسز جو جوڑ کے اندر جو اسٹریس ہوتا ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو اس انکریز اسٹریس کی وجہ سے جو نرم اسٹرکچر ہے, اگر وہ ریپیٹیٹو لوڈ ہو, ڈیلی ہم وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوں اور کارٹلیج کو ہیل کرنے کا, ریکور کرنے کا, ریپیئر کرنے کا ٹائم نہ ملے تو آرتھرائٹس کا پروسیس انہانس ہو جاتا ہے. تو یہ آسٹریو آرتھرائٹس از اے فل بلون ڈیزیز جو کہ ایک کمپلیکس ہے اور پھر ایسے ہی پروگریس کرتا رہتا ہے. سر جیسے آپ نے بتایا تو اسے سننے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم سبھی استعمال کرتے ہیں, ہم سب سیڑھیاں چڑھتے ہیں, بھاگتے دوڑتے ہیں, تو کچھ خاص رسک فیکٹرز ایسے ضرور ہوں گے جو زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ ان میں آسٹریو آرتھرائٹس بلڈ ہو جائے یا ڈیولپ ہو جائے لیٹر ایج میں جا کے, اور کچھ ہوگا جو پروٹیکٹ کرتا ہوگا. دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. پرٹیکولرلی جو آسٹریو آرتھرائٹس ہے نا, اس کی کاز ابھی تک پتہ نہیں ہے. دیر آر لاٹ آف رسک فیکٹرز جو کہ آسٹریو آرتھرائٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں, جس میں نمبر 1 ہے فیملی ہسٹری, کہ ہماری جینیٹکس میں, جینس میں, جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. بالکل. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از ویٹ, اوبیسٹی. آپ کو پتہ ہے آج کل کے لائف اسٹائل سے اور ڈائٹ سے اور جو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے اس کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے, اور وہ سارا وزن ہمارے ویٹ بیئرنگ جوائنٹ گھٹنے کے اوپر آتا ہے. تو ان اور لیک آف ایکٹیویٹی, فزیکل ایکٹیویٹی, پیک بون میس کا نہ ہونا, اور ہارڈ سرفیس پہ ایکسٹینسو ٹریننگ کرنا. اگر ہم جم میں بھی جاتے ہیں, اکثر لوگ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی, ہم سارا دن جم کرتے رہتے ہیں, ہم ٹریڈ مل پہ بھاگتے رہتے ہیں, ہم اپنے گھٹنے کو, مسلس کو ریسٹ نہیں دیتے, اور یا ہم ایکسیسو یوزیج جیسے سٹیئرز ہے, دن میں بہت زیادہ اترنا چڑھنا. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ملٹیپلائی ہو کے کارٹلیج کو افیکٹ کرتے ہیں. کارٹلیج جیسے ہم نے بتایا بہت ہی نرم سٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر واٹر ہوتا ہے, جس کے اندر اس کی کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم ایکسٹرا سیلولر میٹرکس کہتے ہیں, جس کے اندر ہی پروٹیوگلائکینس, مائنوگلائکینس اینڈ دیر آر ادر تھنگس جو کہ وہاں موجود ہوتی ہیں جو کہ ہمارے سب کانڈل بون کو سپورٹ کرتی ہیں. تو وہ ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے اس میں جو تبدیلی آتی ہے نا, کارٹلیج ایک ایسا اسٹرکچر ہے, اس میں نہ نروز ہوتی ہیں نہ بلڈ ویسلز ہوتی ہیں, اس کا سارے خوراک جو ہے ہمارے جوائنٹ کے فلوئڈ سے جاتی ہے. اچھا. اور وہ ونس کارٹلیج لاس ہونا شروع ہو جائے تو وہ ریکور بھی نہیں کرتی. اور اگر ہم ریجنریٹ نہیں, ڈزنٹ ہیو ریجنریٹ پوٹینشیل, اگر وہ ریجنریٹ کرے تو ہماری جو جوڑوں میں جو کارٹلیج ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائلین کارٹلیج. اگر وہ ریکور بھی کرے یا ہم آج کل کسی طریقے سے اس کو بنانے کی بھی کوشش کریں تو فائبرو کارٹلیج بنتی ہے جو ایکچوئل ہائلین کارٹلیج کی طرح نہیں ہوتی, لیکن اس کے ملتی جلتی ہوتی ہے اور اس کا تھوڑا بہت فنکشن پرفارم کرتی ہے. سر اگر ہم اس کی بات کریں تو کون سی ایسی ایج ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہوں گے کہ اس ایج میں ہمیں اس سمٹمز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہیں آسٹریو آرتھرائٹس تو نہیں ڈیولپ ہو رہا؟ آسٹریو آرتھرائٹس کی ایج مڈل ایج اینڈ ایلڈرلی پاپولیشن میں یہ زیادہ ہوتا ہے, بٹ ایوری باڈی ہیز اے ڈفرنٹ لائف اسٹائل. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ایک فاسٹ بالر ہے, جیسے ہی ہیز ٹو رن اینڈ وین ہی ہیز ٹو اسٹاپ دیر آر لاٹ آف اسٹریسز دیٹ آر افیکٹنگ ہز نی. تو ایوری باڈی ہیز ڈفرنٹ ریزنس, لیکن سب سے زیادہ یہ ایلڈرلی پاپولیشن میں ہوتا ہے. اس کی علامات میں سب سے اہم علامات ہیں کہ گھٹنے میں ایکٹیویٹی کے دوران یا ریسٹ کے بعد جوڑوں میں درد ہونا, سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے یا چیئر سے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے درد کا محسوس ہونا, جوڑوں میں سوزش کا آ جانا,
जोड़ों से आवाज़ों का आना, ये वो अलामात हैं जो कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जिसके साथ प्रेजेंट करते हैं और जिनको अक्सर लोग अब इग्नोर करते हैं। तो अगर ये आपको अलामात हों तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि अर्ली स्टेजेस पे ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट किया जा सके। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो क्या इसका ट्रीटमेंट मौजूद है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ जॉइंट की ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि आपने कम मूवमेंट करनी है और कुछ होती है जिसमें ज़्यादा करनी है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन सी है इसमें से? अच्छा जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन एंड प्रेवलेंट है, पर्टिकुलरली इन आवर सोसाइटी, और वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये एजिंग के साथ प्रोसेस है, यूजेज के साथ है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। हम इस बीमारी को अर्ली डायग्नोसिस से जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं, इसके डिजेनरेशन को जो तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, उनको हम कम कर सकते हैं, उनको हम बेहतर कर सकते हैं और डिजेनरेशन के प्रोसेस को डिले किया जा सकता है, घुटने की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। रोका नहीं जा सकता। रोका नहीं जा सकता। कोई भी ऐसी दवा भी नहीं जो कि हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स कर दे, नॉर्मल कार्टिलेज की तरफ ले जाए। जो आपका सवाल है कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्टिविटी से मना नहीं करते, हम इनकरेज करते हैं कि एक्टिविटी आपने करनी है, लेकिन हम ये ज़रूर बताते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आपने नहीं करनी और कौन सी आपकी जॉइंट्स के लिए और बोन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्टिविटी अहम है वो है लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस। लो इम्पैक्ट वो कहते हैं जिसमें ग्रेविटी का अमल दखल कम हो या एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हुए एक टांग ज़मीन पर हो, जैसे स्टेशनरी साइकिलिंग है, जैसे स्विमिंग बहुत अच्छी है। तो अगर आप ग्रेविटी के इफेक्ट को एक्सक्लूड कर दें, ब्रिस्क वॉकिंग बहुत अच्छी है, कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत इफेक्टिव होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अगर क्योंकि मसल्स स्ट्रॉन्ग हों तो वो नी के ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस के इफेक्ट को कम कर देते हैं और चलने फिरने में और क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। सर, अगर इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलें तो इसमें क्या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी हमारे पास मौजूद है? अगर सादा अल्फाज में कहें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब है कि मेडिसिन जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऐसी हैं या बेसिकली मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या ऐसी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं जो इसके लिए ऑफ़र की जाती हैं डॉक्टर्स के मुताबिक, और कौन सी ऐसी अदर ट्रीटमेंट्स हैं मेडिकल या सर्जिकल जो अवेलेबल है फिलहाल? सबसे पहले तो इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्टेज पे है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसमें सबसे पहली अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, जो एक्सरे पर भी नहीं आता। पेशेंट को ओकेजनली पेन होती है या मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है या कड़ाव हो जाता है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या चेयर से उठते हुए उसको डिफ़िकल्टी महसूस होती है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और मोस्टली पेशेंट डोंट प्रेजेंट एट स्टेज 1। फिर स्टेज 2 आती है जिसमें अर्ली चेंजेस जो हमें एक्सरे पे नज़र आती हैं, जिसमें माइल्ड सी जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो जाती है। और फिर उसके बाद स्टेजेस आ जाती हैं जिसमें जॉइंट स्पेस नैरोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, घुटने की खला काफ़ी कम हो जाती है, हड्डी की नोकें भी निकल आती हैं बोन रिमॉडलिंग की वजह से। और फिर एक लास्ट स्टेज हो जाती है जिसमें डिफॉर्मिटी भी आ जाती है। जॉइंट स्पेस इतनी कम हो जाती है कि जो वेट बेरिंग एक्सिस है जो हमारे सेंटर से गुजरता है, पर्टिकुलरली अगर हम नी की बात करें तो नी वेट बेरिंग जॉइंट है, तो जो हमारा वेट बेरिंग एक एक्सिस होता है ना, वो हमारे हिप से, नी से और एंकल के दरमियान से गुजरता है। अब वो वेट बेरिंग एक्सिस शिफ्ट हो जाता है जब नी की डिफॉर्मिटी होती है। नी को हम 3 कमरों वाला जोड़ भी कहते हैं या ट्राई कंपार्टमेंटल जॉइंट, जिसके अंदर एक जिस कंपार्टमेंट या जिस कमरे में ज़्यादा वज़न आएगा उस तरफ डिफॉर्मिटी बढ़ जाएगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में यही होता है कि जब नी अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जिसे हम जीनोवेरम भी कहते हैं, तो उस कंपार्टमेंट में, या उसे मीडियल कंपार्टमेंट भी कहते हैं, उस कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस ज़्यादा हो जाता है। अब आपने जो ट्रीटमेंट की बात की, तो जिस स्टेज पे पेशेंट प्रेजेंट करता है ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली होती हैं। तो इसकी जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में मेडिसिन उसका पार्ट है, लेकिन हम शुरू यहाँ से नहीं करते। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को अंडरस्टैंड करना, उसको समझाना कि आपके साथ क्या मसला है, क्यों हो गया है और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, ये सबसे अहम है। बिकॉज अंडरस्टैंड करने की वजह से चीज़ें बहुत हद तक काबू की जा सकती हैं। और उसमें सबसे पहले हम पेशेंट से कहते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वज़न में कमी, उसके बाद फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस,
बोथ मूवमेंट के लिए और जो मसल्स हैं अराउंड नी एंड हिप उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ये बहुत ज़रूरी हैं और इससे काफ़ी हद तक इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हम कहते हैं आइस पैक्स का इस्तेमाल करवाते हैं, हॉट पैक्स का इस्तेमाल करवाते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ दैट आर अवेलेबल। जिसके अंदर फिर हम नेक्स्ट स्टेज होती है मेडिकेशन, जो सिंपल मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं जैसे पैरासीटामोल, पैनाडोल। उससे बेहतर ना हो तो फिर एनासिड्स, जिसके अंदर कॉमन जो भी अवेलेबल होती हैं, ब्रूफेन से शुरू करके डिक्लोरान, और फिर जो सारे ग्रुप में मेडिसिन आ जाती हैं जो पेशेंट के लिए सेफ़ होती हैं। और उससे भी दर्द बेहतर ना हो तो फिर हम एस्केलेट करते हैं। एक स्टेप लैडर पैटर्न होता है WHO का, पेन को एनाल्जीज को कंट्रोल करने के लिए एनाल्जेसिक्स देते हैं, उसके बाद हम फिर ट्रेमाडोल देते हैं। और ये सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं जो कि कंजर्वेटिव में आ जाती हैं। राइट। उसमें हम पेशेंट से ये भी कहते हैं कि जी नमाज आप कुर्सी पे पढ़ लें, स्टेयर्स का कम इस्तेमाल करें, ज़मीन पे आलती पालती मार के ना बैठें, एक्टिविटी को बेहतर करें। तो ये सारी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो जाती हैं और इनमें पेशेंट्स जो भी पेशेंट प्रेजेंट करता है इनको एग्जॉस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। स्ट्रेट अवे किसी और मॉडलिटी पे जाना सही नहीं है। जब भी पेशेंट आए ऑलवेज किसी भी स्टेज में आए तो उसको इसी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मैयत से ट्रीट करना चाहिए। और कोई भी इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है तो पेशेंट शुड अर्न दैट। आपने नहीं उसको गाइड करना कि जी आप ये कर लें, आप डायरेक्ट स्टेज 3 पे चले जाएं, स्टेज या आप किसी और ट्रीटमेंट ऑप्शन पे चले जाएं। लेट हिम डिसाइड फॉर हिमसेल्फ व्हाट डज ही वांट विद हिमसेल्फ, कि उसकी स्टेज क्या है, उसकी ज़रूरियात क्या है। अगर दर्द 24 घंटे रहे, दवा से भी ठीक ना हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी मुतासिर हो, ना वो अपने काम कर सकता हो, उठने बैठने में मुश्किल हो, वॉशरूम जाने में मुश्किल हो, नमाज अदा करने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल आए, तो फिर हमें एस्केलेट करना चाहिए, फिर हमें सेकंड ऑप्शन पर जाना चाहिए। अब जो सेकंड ऑप्शन की बात आ गई उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि कुदरती जोड़ पेशेंट का बच जाए और हम उसी से वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो कोशिश यही होती है नी जॉइंट को सेव करने के लिए। अब डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं जिसके अंदर अब लेटेस्ट आ रहा है जी के ल्यूकोसाइड डिप्लीटेड PRP थेरेपी। अब उसमें क्या होता है कि अर्ली स्टेज 1 और 2 पे उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसका ये होता है कि हम पेशेंट का खून लेते हैं, उसमें से एक स्पेशल किट मेथड होता है जिससे हम उसके अंदर से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं और पेशेंट के नी में इंजेक्ट करते हैं। इसके 3 सेशंस होते हैं आफ्टर 3 वीक्स अपार्ट। उससे क्या होता है कि उससे घुटने की इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, सोजिश कम हो जाती है, दर्द बेहतर हो जाता है, और जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ग्रोथ फैक्टर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रखे होते हैं, जो कि आपने नाम सुना होगा। प्लेटलेट्स को हम स्किन और हेयर कंडीशंस में भी इस्तेमाल करते हैं और क्रोनिक टेंडिनोपैथीज में भी, जैसे PRP होती है जी, इसमें बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशन आया हुआ है। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो प्लेटलेट में जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो कार्टिलेज को हील नहीं करते। देयर इज़ नो सच थिंग कि जो उस प्रोसेस को रिवर्स कर सके। पेन स्वेलिंग तो कम हो जाती है, और अगर इफेक्टिवली अर्ली स्टेज पे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की 3 सेशंस की हों तो 6 to 12 मंथ्स की मॉडरेट लेवल एविडेंस है दुनिया में। इवन अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स तो वो ये रिकमेंड नहीं करते, लेकिन उसकी एविडेंस है कि वो इतने अरसे तक, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक दर्द को बेहतर या कमी उसमें लाई जा सकती है। ठीक है जी। फिर सेकंड ऑप्शन आ जाती है, आजकल हमारे पास विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शंस होते हैं, जो कि लोग आम जुबान में जोड़ की ग्रीस भी कहते हैं या गूदे का इंजेक्शन भी कहते हैं। तो वो बेसिकली हाइलोरानिक एसिड एक चीज़ होती है कि हमारे नी जॉइंट में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक साइनोवियल फ्लूइड या लुब्रिकेशन रखी होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारी फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए, कार्टिलेज की हेल्थ के लिए, और वो शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करता है। तो वो उसकी जो नॉर्मल नेचुरल प्रोडक्शन होती है, हमारे जोड़ में एक झिल्ली होती है, उसे हम कहते हैं साइनोवियम। वो उसकी नॉर्मल हमारे जोड़ों में जो उसकी मिकदार होती है उसको मेंटेन रखता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, इस वियर एंड टियर की वजह से उसकी मिकदार भी कम हो जाती है, कार्टिलेज की सपोर्ट भी चली जाती है। तो हम उसको पूरा करने के लिए आजकल जो सबसे ज़्यादा रिसर्च चीज़ है वो है हाइलुरोनिक एसिड। तो उसको हम इसको सप्लीमेंट भी कहते हैं। उसके इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं और उनके मोलेकुलर वेट के हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ होती है।
تو ان کے انجیکشنس کو نی میں ہم لگاتے ہیں. اس کی بھی لیول آف ایویڈنس دنیا میں بہت اچھی نہیں ہے. وہ کسی شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے تو گھٹنے کی درد کو بہتر کر سکتا ہے, لیکن نی کے آسٹریوآرتھرائٹس کو وہ بہتر یا ریورس نہیں کر سکتا. اس ایجنگ کے یا ڈیجنریٹیو کے پروسیس کو وہ نہیں روک سکتا. اگر کوئی بھی پیشنٹ یہ لگوانا چاہتا ہے یا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں تو یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ یہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے تو ریلیف دے سکتا ہے, لیکن یہ آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا, بیکاز دی کاسٹ لاٹ آف فارچون. تو پیشنٹس کے ساتھ کلیئر ہونا اور آنیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ درد تو بہتر کر سکتا ہے, سوزش تو کچھ عرصے کے لیے بہتر کر سکتا ہے, لیکن لانگ ٹرم اس کی ریکمنڈیشنز انٹرنیشنلی نہ NHS میں نہ امریکن اکیڈمی آف آرتھوپیڈک سرجن اس کو ریکمینڈ کرتی ہے. تھرڈ آپشن آ جاتی ہے انجیکشنز پہ, جو کہ موسٹ کامن ہے, جو کہ دنیا میں ریکمینڈڈ ہے, اور لیکن وہ بھی شارٹ ٹرم ریلیف کے لیے ہیں. وہ ہے کارٹیکوسٹیرائڈ یا اسٹیرائڈ کے انجیکشن یا کارٹیسون کے انجیکشنز. اگر آپ کے گھٹنے میں درد ٹھیک نہ ہو, آپ نے جیسے آج کل لوگ حج پہ جا رہے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میں حج پہ جا رہا ہوں, میرے گھٹنوں میں بہت درد ہے, میں کیسے حج کو بہتر طور پہ پرفارم کر سکوں. پھر ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, پھر ہم ان کے گھٹنوں میں اسٹیرائڈ یا کارٹیسون کا انجیکشن لگاتے ہیں. اب اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگانے سے گھٹنوں میں کیا ہوتا ہے کہ سوزش اور انفلیمیشن اور پین بہتر ہو جاتی ہے, لیکن وہ ہوتی شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے. جب اسٹیرائڈ کو ہم باقی جگہوں پہ بھی یوز کرتے ہیں پین کو کم کرنے کے لیے اور انفلیمیشن کو روکنے کے لیے. جب وہ ان کو ماڈولیٹ کرتا ہے نا, تو ہم اسی طرح اس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے رکھے ہوں, اگر ہم ان کو پھر اگر درد نہ ہو نا, تو ہم اپنے نی کی جو لائف ہے, اگر فار ایگزامپل 1 ایئر لائف رہ گئی ہے نی کی, تو اگر ہمیں درد نہیں ہوگی تو وی ول ڈو مور ایکٹیو, بالکل وی ول لیو مور ایکٹیو لائف. تو ہم یوزیج زیادہ ہو جائے گا, اٹھنا بیٹھنا, پھر ویئر اینڈ ٹیئر بڑھ جائے گا اور ہمارے نی میں محسوس بھی نہیں ہوگا, بیکاز پین تو وہاں ہو نہیں رہا. تو اسٹیرائڈ کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک دفعہ لگا دیا تو جب سیکنڈ ٹائم لگائیں گے تو اتنا ریلیف نہیں ملے گا جو پہلی دفعہ ریلیف ملا تھا. تو یہ NHS بھی اس کو ریکمینڈ کرتا ہے, اور امریکن اکیڈمی آف آرتھوپیڈک سرجنس بھی اس کو ریکمینڈ کرتی ہیں, لیکن اٹس اے شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ, پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. یہ بھی آسٹریوآرتھرائٹس کو ریورس نہیں کرتا, تو یہ بھی انٹرمیڈیٹ یا شارٹ ٹرم ریلیف کے لیے لگاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں فائنل حل کی طرف. آسٹریوآرتھرائٹس کا حل موجود ہے ساری دنیا میں, اور اٹس اویلیبل ہیئر آلسو ان پاکستان. وہ ہے آپریشن کی طرف, جو کہ ایک لاسٹ آپشن ہوتی ہے ہماری, جو کہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی, کسی بھی پیشنٹ کو آسٹریوآرتھرائٹس ہے, کسی بھی اسٹیج پہ آ جاتا ہے, وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام زیرو, وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ, اینڈ اور جو بھی اس کے بعد ٹریٹمنٹ آپشن ہے وہ پیشنٹ نے خود ارن کرنی ہے. اگر ان چیزوں سے پیشنٹ کی زندگی بہتر نہ ہو رہی ہو, ہر وقت دوا کھانی پڑے, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کوالٹی آف لائف متاثر ہو, پھر ہم جاتے ہیں, پھر پیشنٹ کو ہم آفر کرتے ہیں سرجیکل ٹریٹمنٹ. اب سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی کئی قسم کی ہیں. اگر پیشنٹ ارلی سٹیج پہ پریزنٹ کرے تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کچھ جو ہم نے بات کی تھی ویٹ بیئرنگ ایکسس کی, نی از اے ویٹ بیئرنگ جوائنٹ. تو آسٹریوآرتھرائٹس میں کیا ہوتا ہے, وہ ویٹ بیئرنگ ایکسس خراب ہو جاتا ہے, اندر والا جو کمرہ ہے کمپارٹمنٹ ہے اس پہ پریشر زیادہ آنے کی وجہ سے وہ اندر کی طرف مڑ جاتا ہے, تو جسے ہم میڈل کمپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں. اب وہ ویٹ بیئرنگ ایکسس کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ سرجریز یا آپریشنز ہوتے ہیں جو کہ جوائنٹ کو بچانے کے لیے ہوتے ہیں, جس میں کے اندر ایک آپشن ہوتی ہے ہائی TPL آسٹیوٹمی, کہ گھٹنے کی جو نیچے والی ہڈی جسے ہم ٹبیا کہتے ہیں اس کے اوپر والے پورشن میں اندر کی طرف ہم ایک کٹ لگاتے ہیں اور اس کو ہم ایلیویٹ کر کے جوائنٹ لائن کو ایکولائز کر لیتے ہیں. ٹانگ اندر کی طرف آ جاتی ہے نا آسٹریوآرتھرائٹس میں, جسے جینوویرم کہتے ہیں, ہم اس کو اتنا کھولیں گے, اتنی اس میں ہڈی ڈالیں گے کہ وہ الائن ہو جائے. جب الائن ہو جائے گی تو ویٹ بیئرنگ ایکسس اندر اور باہر والے کمرے پہ میڈیل اور لیٹرل کمپارٹمنٹ پہ ایکولائز ہو جائے گا, اور اس کی وجہ سے ویٹ ڈسٹریبیوشن جوائنٹ میں برابر ہو جائے گی, اور آسٹریوآرتھرائٹس کو کافی حد تک کنٹرول یا ڈیلے کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ آپشن ہوتی ہے. دوسری آپشن ہوتی ہے کہ جی اگر صرف ایک ہی کمرہ انوالو ہے, اگر ہم جیسے ٹرائی کمپارٹمنٹل جوائنٹ کہہ رہے ہیں, میڈل کمپارٹمنٹ, لیٹرل کمپارٹمنٹ, یا ایک ہوتا ہے پٹیلو فیمرل کمپارٹمنٹ یا نی کیپ والا جوڑ, اگر ان میں سے جو بھی کمپارٹمنٹ زیادہ افیکٹڈ ہے اور باقی ٹھیک ہیں تو ان کو بھی آئسولیٹڈ ہم چینج کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں یونیک کمپارٹمنٹل آرتھوپلاسٹی, یا اسی
कंपार्टमेंट का हिस्से को तब्दील करना, और अगर सारे ही कंपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हों, मीडियल, लैटरल और पैटेलोफेमरल, तो फिर उसके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होल वर्ल्ड वाइड उसे कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल नी आर्थोप्लास्टी, या नए जोड़ या नए पुर्जे डालना, जो कि सारी दुनिया में बहुत अरसे से एक सदी से ये ऑपरेशन हो रहा है। ये टोटल नी आर्थोप्लास्टी एक ऐसा दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला तकरीबन ऑपरेशन है, और ये पाकिस्तान में भी एक कामयाबी से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है जी। तो लास्ट यानी हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो, लेकिन लास्ट स्टेज पे बिल्कुल वो जी नी रिप्लेसमेंट है, टोटल नी रिप्लेसमेंट। ठीक है सर, अगर हम थोड़ी सी बात करें, एक बड़ा प्रेवलेंट इशू है आजकल पॉस्चर की वजह से, जो जब हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हमारी नेक बेंड रहती है काफ़ी टाइम तक, और कुछ लोग ख्याल नहीं करते और उनकी स्पाइन में मसला आना शुरू हो जाता है। एक तो ये, दूसरा आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस में काम होता है, कंप्यूटर पे 8-8 घंटे बैठना पड़ता है, उसकी वजह से भी बहुत मसाइल होते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी स्पाइन में पेन होती है। तो इसके बारे में कोई रिकमेंडेशन आप ऐसी करना चाहें, आप अगर स्टैंडर्ड एक पोस्चर बता सकें कि किस तरह बैठना चाहिए जिससे हम बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और पर्टिकुलरली जो लोग सोशल मीडिया या आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग फ़ोन पे बहुत ज़्यादा या लैपटॉप को झुक कर इस्तेमाल करते हैं, एंड दे कीप ऑन डूइंग फॉर आवर्स। उसकी वजह से एक प्रॉब्लम गर्दन में हो जाती है, जिससे गर्दन और कंधे के पट्टे ऊपर वाले खींच जाते हैं, सर में दर्द रहना, शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान दर्द और चुभन और जलन का महसूस होना, इसे हम कहते हैं टेक नेक या टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। ये एक बीमारी है जो कि एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है ड्यू टू दिस इज़ एंटायरली ड्यू टू द पोस्चर। दूसरी कंडीशन हो जाती है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपने बताया है, झुक कर डेस्क वर्क करना, 9 to 5 जॉब। उसमें क्या होता है, अगर हम अपने कंधे आगे उचका कर काम करें या स्लाउच पोस्चर जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से हमारे वर्टिब्री और इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे काफ़ी दबाव आता है, और हमारे हिप के फ्लेक्सर मसल्स में स्पैस्म हो जाता है, जिसकी वजह से लो बैक एक के इश्यूज़ और ज़्यादा देर बैठने से नी में दर्द और पैटेलोफेमरल जॉइंट के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब ये सारे पोस्चरल इश्यूज़ को बेहतर किया जा सकता है अगर हम अपना वर्क स्टेशन एनवायरनमेंट बेहतर कर लें, अपनी रूटीन में फ़ोन या लैपटॉप को आंखों के सामने रखें, बिल्कुल हाइट बराबर हो, एक प्रॉपर डिस्टेंस हो, एंड रूल ऑफ 30 भी हम कहते हैं कि आफ्टर एवरी 30 मिनट टेक अ ब्रेक फॉर 30 सेकेंड एंड डू प्रॉपर स्ट्रेचिंग, राइट, एंड यूज़ द कंप्लीट पोस्चर फॉर योर स्पाइन। चेयर आपकी ऐसी हो और उस पर चेयर पे बैक और आर्म सपोर्ट्स होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करें कि कोई माउस वगैरह हो, ऐसी डिवाइस हो, उससे यूज़ करें। और सबसे अहम कि आपके कोर स्ट्रेंथनिंग जो मसल्स हैं, जो आपकी पेट के, कमर के और हिप के, उनको हम कोर मसल्स कहते हैं, एब्डोमिनल मसल्स, इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते रहें, और ताकि आप इन कमर और गर्दन और घुटनों के मसाइल से पोस्चर बेहतर करने की वजह से बच सकते हैं। और ये कॉमन इशू है, प्रेवलेंट है, हर कोई फ़ोन पे, लैपटॉप, और आजकल जो टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन आया है, एंड आई एम सीइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ पेशेंट विद दीज प्रॉब्लम, यंग पीपल। तो उनको चाहिए कि अपने वर्क एनवायरनमेंट बेहतर करें, अपने काम के दौरान प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, और अपनी कोई ऐसी जो चेयर हो जो उनकी बैक को सपोर्ट करे, आर्म को सपोर्ट करे, और कुशन भी आजकल आते हैं। हाँ, कुशन भी यूज़ कर सकते हैं। चेयर बेसिकली, जो चेयर का पोस्चर है, बेसिकली हमारी कमर का एक ख़ास पोस्चर होता है। अल्लाह ताला ने स्पाइन को ना एक कर्व्स में बनाया हुआ है, तब उन कर्व्स को, उस कर्वेचर को मेंटेन करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम आगे झुक कर बैठते हैं तो उससे हमारे वर्टिब्री और जो डिस्क हैं उन पे काफ़ी दबाव आ जाता है, तो उसकी वजह से डिस्क डिजीज़ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अगर ये हम एक काम को काफ़ी अरसे तक करते रहें, इफ़ वी कीप ऑन डूइंग फॉर क्वाइट सम टाइम एंड अगेन करें, तो वो प्रॉब्लम क्रोनिक हो जाती है, और फिर वो उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। राइट सर, आज हमने आर्थराइटिस को मेनली डिस्कस किया, साथ ही हमने स्पाइन के इश्यूज़ को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि ये नॉलेज जो है आवाम के लिए बहुत बेहतरी का बाइस बनेगी। और सर, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। आप कुछ
مزید کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی ایسی ایڈوائس جو آپ آج کی یوتھ کو دینا چاہیں؟ First of all, I would like to thank you for inviting me and having me on this platform. تو میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ ایک تو ہیلدی لائف اسٹائل کو اپنائیں, ویٹ کو نہ بڑھنے دیں, اور پراپر لو امپیکٹ ایکسرسائز, بہت ہیوی نہیں, جم جانے کی ضرورت نہیں, ایٹ لیسٹ ایک ہفتے میں سے 150 منٹ اپنے لیے نکال کے ایکسرسائز کو اپنی عادت بنائیں, اور اپنے پوسچر کو اپنے ورک پلیس پہ بہتر کریں. اینڈ اٹس اے ریئل تھنگ. جو ٹیکس نیک سنڈروم ہے یا لو بیک ایک کے ایشوز ہیں, یہ ینگ جنریشن میں کافی زیادہ ہیں. ایون پیپل آر گوئنگ ٹو دا جم, تو وہ جم میں جاتے ہوئے ایکسرسائز کرتے ہوئے انہیں پراپر پوسچر کا خیال رکھیں, تو ان انجریز سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ونس اگین.